हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 154 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज जो हुआ है इसी संडे को हुआ है और इसका जो है वीडियो बनाने का बहुत डिमांड था, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूज ज़्यादा किया है, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूं। और ये वीडियो बहुत ही डिटेल में मैं बताने वाला हूं, एकदम रोमांच बना करके हम आपके सामने रखेंगे। पूरा एक एक क्वेश्चन को पूरा एकदम धजिया उड़ा करके आपके सामने रखेंगे, ताकि हमको कहने का तात्पर्य है कि आप एक ही क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई, 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन एकदम डिटेल में पढ़िए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, लेकिन अभी हमने नाम लिया आदर्श स्टडी ज्ञान, तो आदर्श स्टडी ज्ञान पर ही यह वीडियो डाला जाएगा। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स मेरा पुराना चैनल है, इस पर सभी लोग वीडियो देखते हैं। लगभग इस पर 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन उस पर सभी लोग वीडियो देखते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं वो भी और नहीं जुड़े हैं वो भी। लेकिन आदर्श स्टडी ज्ञान एक मैंने नया चैनल शुरू किया है, उसमें वही वीडियो डाला जाएगा और वही आदमी उस वीडियो को देखेगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं स्पेशल मुझसे जो जुड़े हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं, बशर्ते इस चैनल को हमने तैयार किया है आदर्श स्टडी ज्ञान का। ऐसे एलडीसी रेलवे टेक का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एएमई एडीएमई सीएलआई मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए जो है मटेरियल और टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन जो है 29/1/2026 अर्थात जनवरी में इस क्वेश्चन का एग्जाम लिया गया है। यह सीएनडब्ल्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि नोट में दिया है कि नीचे आंसर दिया गया है, ईमानदारी से देखिए। इसमें इसी पीडीएफ पे नीचे हमने आंसर दिया है इसका, तो उसको देख करके कॉपी चेक करके भेजना होता है मेरे पास। ठीक है, उसी के बारे में हमने लिखा है कि चोरी वोरी नहीं कीजिएगा, अपना से ईमानदारी से बनाकर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में लीवा सक्रिय होता है जब किसी एयर स्प्रिंग का दबाव मतलब कितना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एयर स्प्रिंग, ठीक है, तो खैर एयर स्प्रिंग के बारे में हम बताएंगे। फीबा का पहले आप फुल फॉर्म जानिए। फीबा का फुल फॉर्म होता है कि फेलियोर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। फेलियोर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, अर्थात जब आपका स्प्रिंग जब फेलियोर होता है ना, अर्थात उसमें का हवा जब निकल जाता है ना, तब जो है यहाँ पर फेलियोर जब होता है तब इंडिकेशन मतलब इंडिकेट करता है कि आपका जो क्या बोलते हैं एयर स्प्रिंग जो है फेल हो गया है। उसके बाद कम ब्रेक एप्लीकेशन, तब उसमें ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए कितना प्रेशर चाहिए, कितना नीचा गिर जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो वो है 1 kg। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन है इस टाइप का जिसमें आपका क्या बोलते हैं कंफ्यूज पैदा करता है। ये जो है एक फीबा है और दूसरा है एक ब्रेकअप एक्सीलेटर। ठीक है, इसको भी बोलता है कि ब्रेक एक्सीलेटर को सक्रिय करने के लिए आवश्यक दबाव की न्यूनतम दर कितना होता है। समझे कि नहीं समझे, मतलब 2 क्वेश्चन जो है इसमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, लेकिन इससे भी दोनों क्वेश्चन से पहले बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज पैदा करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन के सामने कुछ जगह है, मैं यहाँ पर लिख कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा और पूरे डिटेल में आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ताकि कभी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। कॉपी कलम ले लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ कॉपी कलम बोलता हूँ लेकर के लिखते चलें। देखिए, एक क्वेश्चन आता है आपका, शुरू से फिर से आप ध्यान से सुनिए। मैं आपके क्वेश्चन पर भी जाऊंगा और ब्रेक एक्सीलेटर पर भी जाऊंगा। उसके पहले आपको समझने के लिए देखिए, एक बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पाइप। ठीक ना, तो क्वेश्चन आता है कि ब्रेक पाइप में अर्थात बीपी प्रेशर में रिडक्शन किस प्रकार होता है, अर्थात बीपी प्रेशर में रिडक्शन किस प्रकार होता है। तो उसमें जो है 4 प्रकार से रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे 1 नंबर में हम लिखते हैं मिनिमम। जब मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन जब होता है ना, तो उसमें जो है ब्रेक पाइप में प्रेशर कितना होता है, तो उसमें होता है 0.5 से 0.8 kg/cm²। ठीक है, मेरी आवाज पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखावट पर नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक, तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय 0.5 से 0.8 kg/cm²। ठीक, उसके बाद में आता है सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना बीपी में रिडक्शन होता है, प्रेशर होता है।
तो उसमें 8 को यहाँ लिख दीजिए, 0.8 से 1 केजी, ठीक ना, 1 केजी पर सीएम स्क्वायर, ठीक ना, आप लिख लीजिएगा सीएम स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में आता है 3 नंबर में फुल सर्विस एप्लीकेशन समय। तो फुल के लिए फिर 1 को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 1.5 यानी 1.5 केजी पर सीएम स्क्वायर। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन हो गया। और चौथा नंबर में आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय जो ब्रेक लगाया जाता है तब बीपी में कितना रिडक्शन होता है, तब 1.5 को यहाँ लिख दीजिए, 1.5 यहाँ लिख दीजिए 3.8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, अब 3.8 और एक यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 केजी, ठीक ना। तो 3 केजी एलएचबी के लिए, 3.8 केजी जो है आपको क्या बोलते हैं आईसीएफ के लिए, बाकी ऊपर वाला सेम होता है, ठीक। तो आप देख लीजिए मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना बीपी में प्रेशर होता है, 0.5 से 8 केजी पर सीएम स्क्वायर। सर्विस एप्लीकेशन के समय 0.8 से 1 केजी पर सीएम स्क्वायर। फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय 1 केजी से 1.5 केजी पर सीएम स्क्वायर। और इमरजेंसी के समय 1.5 से अर्थात 3.8 केजी पर सीएम स्क्वायर ये होता है। 8 जो होता है 3.8 आईसीएफ के लिए और एलएचबी के लिए 3 केजी, ठीक ना। तो ये हो गया आपको बीपी प्रेशर में रिडक्शन जो किस प्रकार होता है, प्रेशर कितना होता है, मिनिमम अधिकतम, समझ लिए ना। तो ये सब चीज आप लिख लीजिए। अब हम चलेंगे आपके क्वेश्चन पर, तो आपको मजा आएगा। ये जो है ना, ये आपने क्वेश्चन समझ लिया कि हमको बीपी में कितना होता है, क्योंकि यही हो क्वेश्चन आपको जो है आपको कंफ्यूज करता है मेरे भाई, ठीक ना। आप हड़बड़ाइए नहीं कि कमे क्वेश्चन हम पढ़े, देखिए इसी में 5-6 को तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो चलिए 1 नंबर में आप चलते हैं, आप क्वेश्चन समझ लिए बीपी वाला। अब देखिए एलएचबी में फीबा जो है ना, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, जब आपका क्या बोलते हैं एयर बेलो जो होता है ना स्प्रिंग, वो जब हवा उसमें से निकल जाता है तो फीबा जो है इंडिकेट करता है कि इसका निकल गया है, और उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। ये ना कि ड्राइवर या गार्ड साहब को ब्रेक लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। तो उसके लिए 1 केजी होता है। ये ना कंफ्यूजन में मत चल जाइएगा कि सर्विस एप्लीकेशन जो अभी हमने बीपी में जो बताया उसका 1 केजी, उसमें नहीं जाइएगा। सर्विस एप्लीकेशन के समय 0.8 से 1 केजी होता है बीपी के लिए, अर्थात ब्रेक पाइप के लिए, समझे कि नहीं समझे, तो उसमें नहीं जाइएगा, इसीलिए हमको उसको बताना पड़ा है, ठीक है ना। और एक और इसमें क्वेश्चन है ना जो आपको कंफ्यूज पैदा करता है, वो है ब्रेक एक्सीलेटर, ठीक है ना। तो ब्रेक एक्सीलेटर में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन हमारा लिख लीजिए मेरे भाई। ब्रेक एक्सीलेटर में आता है कि ब्रेक एक्सीलेटर को सक्रिय करने के लिए आवश्यक दबाव की न्यूनतम दर कितना होता है। मैं किसका बताता हूं, ब्रेक एक्सीलेटर का, इसलिए आप लिख लीजिए ब्रेक एक्सीलेटर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ये जो होता है ब्रेक एक्सीलेटर के लिए 5, यहाँ पर है जगह हुआ तो नहीं हुआ है ना, 5 केजी लिख लीजिए, 5 टू 3.2, 5 टू 3.2 केजी पर सीएम स्क्वायर इन लिखिएगा, उसके बाद इन 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड। यानी ब्रेक एक्सीलेटर जो है सक्रिय कब होगा, आवश्यक दबाव कब होगा, तो 5 से 3.2 केजी पर सीएम स्क्वायर इन 3 सेकेंड जब होगा तो ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय हो जाएगा। फीबा कब सक्रिय होगा, जब उसका दबाव 1 केजी हो जाएगा। और जस्ट मैंने शुरुआत में जो आपको हमने बताया कि बीपी प्रेशर में कैसे रिडक्शन होता है, वो अपने कॉपी में लिख लिया है, फिर मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, बैक करके आप देख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है कि ट्रेन सेट के मोटर डिबोर्ड समझ रहे हैं ना, एमसी मोटर कार, उसमें एनडीटीसी होता है नॉन ड्राइविंग टेलर कार, ठीक है, डीटी होता है ड्राइविंग टेलर कार होता है, एमसी होता है मोटर कार होता है, ठीक ना। हमने वंदे भारत का बहुत अच्छे ढंग से पीडीएफ भी बनाया है, उसका वीडियो भी बनाया है, इस चैनल पर भी डाला हुआ है, एलडीसी रेलवे टेक पर भी डाला हुआ है, ठीक ना, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसका अधिकतम एक्सल भारत पर थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक ना, क्योंकि हमने जो चेक कराया है 15.54, हमने नहीं चेक कराया, बशर्ते मैं नीचे आंसर को दिखा दूंगा। इसमें जो आंसर चेक कराया गया है जहां पर ये एग्जाम हुआ है वहां पर 15.54 चेक हुआ है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन हमने जब वंदे भारत को जो हमने जब पढ़ाया है उसमें 17 टन हमने चेक कराया है या पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब गूगल पर सर्च कीजिएगा तो उसमें जानते हैं क्या लिखेगा, 17 टन प्लस -2 लिखेगा,
जब अपने सब बात बताते हैं भैया, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, मुझ पर नहीं डालेंगे कि सर आपने ऐसे बताया। ये जो क्वेश्चन जो चेक कराया है जहां पर एग्जाम हुआ है उसके आंसर मैं नीचे दिखा दूंगा, क्योंकि जो टेस्ट दिए हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं टेस्ट दिए हैं वो नीचे आंसर देख लेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, तो ये इतना चेक कराया, इसीलिए मैंने इसको टेस्ट में इतना चेक कराया है। लेकिन वंदे भारत में हमने 17 टन चेक कराया है, वंदे भारत में पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि 17 टन जो है आपको मैनुअल बुक या जो भी है कहीं भी मिलेगा, 17 टन ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो 17 प्लस माइनस 2 कर देगा। ठीक है, इसलिए गूगल से कोई भी अगर क्वेश्चन अगर कंफ्यूज हो तो आप एआई मूड करके गूगल पर उस इमेज जो भी होगा उसको कटिंग कर लीजिएगा, उस पर डाल करके आप उसका सही आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना है। ठीक ना, तो मैं सोच रहा हूं कि इसके बारे में जो है थोड़ा सा आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं थोड़ा सा अ, वंदे भारत के पीडीएफ आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, देखिए वंदे भारत का हमने पीडीएफ आपके सामने खोल दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए बहुत अच्छे ढंग से हमने इस पीडीएफ को तैयार किया, बहुत मेहनत लगा करके। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छा से, सुधांशु मणि कौन थे इनके जो है, उनको जनक कहा जाता है। बहुत जीके टाइप पर जितने क्वेश्चन थे यहाँ पर लिखे हैं ना, वंदे भारत से जुड़े जीके टाइप का क्वेश्चन जितना था पहले मैंने इकट्ठा किया है इस पीडीएफ में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट। ठीक ना, उसके बाद में एक है वंदे भारत। ठीक है ना, ये वंदे भारत से टेक्निकल क्वेश्चन जितना भी है ना उसको सामने उसके बाद हमने रखा है। ठीक है ना, लेकिन आपका क्वेश्चन दिखाने के लिए जो उसमें जो फंसा हुआ है टेस्ट सीरीज 154 में, मैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया, देखिए देखिए मैं शुरू से थोड़ा सा एक बार झलक आप लोग को दिखला देता हूँ। देखिए यहाँ पर वंदे भारत ही है। ठीक ना, थोड़ा सा चलिए रहने दीजिए। यहाँ पर लिखा है कोच लेंथ ऑफ ओवर बॉडी। कोच लेंथ जो है 23,100 होता है। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज 54 में यहाँ पर 24,000 यहाँ पर चेक कराया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया सीबीसी टू सीबीसी, समझ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर ओवर बड़ी है, ध्यान देने की बात है, इसलिए 23,100 होगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बोगी विड्थ बेस, व्हील बेस जो कर है व्हील बेस, तो देखिए वंदे भारत का व्हील बेस जो है 2700 होता है, जबकि क्या बोलते हैं एलएचबी का जो है 2560 होता है, और आपको आईसीएफ का कितना होता है, यानी 2896 होता है। ठीक ना, तो ये हो गया व्हील बेस। उसके बाद में क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर इतना होता है। कोच विड्थ ऑफ ओवर बॉडी, विथ माने चौड़ाई 32-40। ठीक है ना, ये सब चीज आप जानते हैं। हमको मेन आपको इस पीडीएफ को निकालने का कारण था जो यहाँ पर एक्सल लोड जो आपको जो है, यहाँ पर एक्सल लोड जो देखिए यहाँ पर 17 टन है। ठीक है ना, ये मैनुअल का ही है 17 टन। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या दिया है, मैक्सिमम एक्सल लोड जो है 17 टन, जबकि आपको हमने चेक कराया है 2 नंबर क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज 54 में कितना 15.2 दिया है ना, 15.2 की 4 ऐसा ही करके दिया है। ठीक ना, तो इतना हमने चेक कराया, क्योंकि गूगल पर आप देखेंगे तो वहां पर 15 यानी 17 प्लस माइनस 2 दिया है। ठीक ना, तो एक्सल लोड जो है मैक्सिमम 17 टन होता है वंदे भारत का। ठीक ना, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, इसीलिए आपके आंख के सामने हमने रखा है। ठीक ना, देखिए अब व्हील का भी आप देख लीजिए, जब आपके सामने आया है तो व्हील डायमीटर जो है 952 प्लस 0.5 जो है ना होता है। लास्ट री मतलब प्रोफाइलिंग जो है 2896 होता है। व्हील देखिए 2896 896 जो दिया है ना, इसमें भी आईसीएफ का जो 837 होता है, मतलब 100 पीस साइज। ठीक ना, वही चीज दिया है। आप उसके बारे में तो हमको नहीं बताना है, हमको उसको लेकिन सामने है तो हम आपके सामने मतलब कि क्वेश्चन आ गया तो बता दे रहे हैं। व्हील डायमीटर जो है कितना लिखा है, व्हील डायमीटर फैमिली रॉन्ग, मतलब कि कंडमिंग साइज बोल रहा है ना। बोगी लेंथ जो है कितना है, देखिए यहाँ पर 4,300 वाट। ठीक है, बोगी का लेंथ। ठीक ना, जबकि एल एच बी का बोगी लेंथ जो है 35-34 होता है, यानी 3,534 और चौड़ाई जो है, चौड़ाई 30-30 होता है, 30-30 याद रखिएगा एलएचबी का। जबकि इसमें जो है देख लीजिए क्या दिया हुआ है, बोगी लेंथ। ठीक ना, तो 4308 दिया है। ठीक है ना, और विड्थ कितना दिया है 2907। आप याद कर लीजिएगा। आप वंदे भारत वाला मैं जो पीडीएफ दिया हूँ या वीडियो जो है उसको जाकर के आप आराम से देखेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है ना, अब मैं चलता हूँ आपके क्वेश्चन पर। आपका एक्सल लोड 17 क्लियर हो गया हमको जहां तक अंदाज है। ठीक है ना,
देखिए, फिर से मैं आपको चलता हूं अपने क्वेश्चन पर। देखिए 2 नंबर आ गया फिर, ठीक है। तो आपका 17 टन यहाँ पर ए नंबर चेक हुआ है, ठीक। चलिए, तो आप दोनों, आप इसीलिए मैंने दोनों बात बता दिए हैं, ठीक है। जो आपको इच्छा लगे वो आप मारेंगे, ठीक है। इस जो जहां भी एग्जाम हुआ है 15.4 चेक हुआ है, मैनुअल में 17 टन है, गूगल पर आप सर्च करेंगे 17 + -2, ठीक है ना। लेकिन हमारे समझ से 17 ही मारा जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आईसीएफ कोच के बायोडाइजेस्टर का आकार कितना होता है। देखिए बायोडाइजेस्टर का आकार जो है इसमें जो पूछा है ना, तो इसके बारे में तो हम तो आपको बताएंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 58 पर हम नहीं जा पाएंगे, इसीलिए उसके बारे में भी हम बता देंगे। 58 में क्वेश्चन किया है कि उसमें कितने चेम्बर होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, डाइजेस्टर जो होता है उसमें कितने चेंबर, कितने पार्ट होता है, मैं डिटेल यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर मेरा मैसेज आया है कि आपका, देखिए एक और बात बता, व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करेगा तो मैं उसका आंसर जब मुझे टाइम मिलेगा तब ही दूंगा, लेकिन जो मुझसे जुड़े हैं उनको तो मैं तत्काल या 1-1.5 घंटा के अंदर में दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे नहीं जुड़े उनका भी आंसर देता हूं, लेकिन अपने समय के हिसाब से। तो चलिए बायोडाइजेस्टर के बारे में पहले हम क्लियर करते हैं पूरे डिटेल के साथ में। आप कॉपी कलम तो हम जानते हैं कि आप बिल्कुल आप रख लिए ही होंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले मैं इसका आंसर बता दूं। चलिए आंसर आंसर से पहले थोड़ा सा वो आपने खुद समझ जाइएगा, यहाँ पर जगह है थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, फिर हम बैक में जाएंगे, पहले आप जान लीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा। चलिए आपका आंसर जो है वो आप पहले जानिए, थोड़ा सा एडजस्ट मैं कर लूं। देखिए इसका साइज जो है लिख लीजिएगा आप, 1150 गुने 720 गुने 540, ठीक है। यानी इसकी साइज जो डाइजेस्टर का होता है यही इसका साइज होता है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछता है जी डाइजेस्टर का कुल आयतन कितना होता है। आपके क्वेश्चन में आता है कि डाइजेस्टर का कुल आयतन कितना होता है, तो आप लिख लीजिए, जब कुल आयतन पूछेगा ना तो आप लिख लीजिए 400 लीटर, ठीक है। कितना लिखेंगे, 400 लीटर। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि प्रभावी, देखिए मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप लिख लीजिएगा प्रभावी, ठीक है। प्रभावी प्रभावी आयतन कितना होता है, तो 300 लीटर, ठीक है। प्रभावी आयतन पूछेगा तो 300 लीटर, और कुल आयतन पूछेगा तो 400 लीटर, ठीक है। अब पूछ देता है, इसको मिटा रहा हूं, फिर से आप लिख लीजिएगा। अगर पूछता है आपको कि खाली टैंक का वजन कितना होता है, तो आप लिखेंगे 110 केजी। देखिए वो लीटर में हमने बताया, केजी में बता रहे हैं। खाली टैंक का भार कितना हो जाएगा, 110 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ जाएगा कि खाली टैंक का 110 है, तब भरा हुआ टैंक का कितना हो जाएगा। तो आपको ऊपर हमने बताया था ना, कुल आयतन 400 मतलब लीटर, तो उसमें जो है इसको जोड़ देंगे ना, यानी नहीं, प्रभावी जो है 300, तो इसमें 110 जोड़ देंगे तो 410 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपको भरे हुए टैंक का भार पूछता है, भरे भरे हुए टैंक का भार आपसे पूछता है, तो 410 केजी मारेंगे, ठीक ना। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कुल आयतन 400 लीटर, प्रभावी आयतन 300 लीटर, खाली टैंक का भार 110 केजी, भरे टैंक का भार आपको 100 नहीं 410 केजी, समझ गए ना। एक और इससे क्वेश्चन आता है कि पटरी की सतह से ऊंचाई कितना होता है टैंक का, पटरी के से सतह से ऊंचाई कितना होता है, तो ये जो ऊंचाई होता है 220 mm, याद रखिएगा 220 mm आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका बायोटायलेट का डाइजेस्टर जो होता है ना, उसका डिटेल आपका हो गया, ठीक। अब इसी डिटेल में जो है आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं कोई भी अगर सवाल उठता है तो मैं धजिया उड़ा ही देता हूं, ठीक ना। तो अब देखिए उसमें जो डाइजेस्टर जो होता है, डाइजेस्टर क्या बोलते हैं, कौन सा डाइजेस्टर जो है डाला रहता है, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर में कौन सा जीवाणु डाला रहता है, तो उसमें डाला रहता है एनाएरोबिक। कौन सा, एनाएरोबिक, एरोबिक नहीं मारिएगा, एनाएरोबिक,
ठीक ना। तो एनारोबी के बारे में पूछता है कि कितना देर में यह दुगुना हो जाता है, ठीक ना, कितना देर में यह दुगुना हो जाता है। तो 6 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा में यह दुगुना हो जाता है। लिखिएगा, मेरे आवाज को सुनकर मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक ना। 6 से 8 घंटा में दुगुना हो जाता है। और उसमें जो डाइजेस्ट जो वेस्ट जो होता है वो किस क्वेश्चन आता है कि वो किस रूप में बाहर निकलता है, जो वेस्ट जो होता है गंदगी वो कैसे बाहर निकलता है। तो द्रव एवं गैस के रूप में वो बाहर निकलता है। आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, ये एनारोबिक जीवाणु जो है डाइजेस्टर टैंक में 3 से 4 महीने तक हम रख सकते हैं। कितना दिन तक रख सकते हैं? 3 से 4 महीना तक इसको हम रख सकते हैं, लिख लीजिएगा। और आगे लिखिए कि यह शून्य से अर्थात 0 से जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बना रहता है, बना मतलब कि जीवित रह सकता है, यानी बना रहता है, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। अगला जो है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके सामने जो फंसा हुआ है कि कितने उसमें चैम्बर जो होता है, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में हम आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, उसका हमने इमेज रखा है, मैं इसी पर पढ़ के मैं बता देता हूं। मैं कहीं से यह लिया हूं, ठीक ना। तो आप देखिए, छोटा आकार है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एलएचबी कोच में 425 किलो जो है टैंक का वजन टॉयलेट फ्लोर के नीचे कोच के अंदर फ्रेम में 4 ब्रैकेट के माध्यम से लगा होता है, जिसे 7 चैम्बर होते हैं। कितना होता है? 7 चैम्बर, ठीक। आपको भी 7 चैम्बर ही क्वेश्चन नंबर 58 में चेक कराया गया है, 7 चैम्बर होते हैं। लेकिन अब आपको इस पर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि पहले जब यह आरडीएसओ ने जब इसको क्या बोलते हैं निकाला, फर्स्ट में जब बनाया, तो उसमें 6 चैम्बर ही था। कितना? 6 चैम्बर था, 6 ही चैम्बर था। लेकिन बाद में जो है 7 चैम्बर कर दिया गया, ठीक है ना, 7 चैम्बर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब फिर से पढ़िए कि उसमें 7 चैम्बर होते हैं तथा क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन चैम्बर अलग से लगा होता है, ठीक ना। क्लोरीन चैम्बर जो है 7 चैम्बर तो अंदर में हो गया, ठीक ना। और उसके बाद जो है अलग से जो है क्लोरीन का जो चैम्बर जो 100 ग्राम जो डालते हैं, तो उसमें वो अलग से मतलब लगा रहता है। तो इसको अगर हम मिला लेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 8 चैम्बर हो जाता है। कितना? 8 चैम्बर। देखिए यहाँ पर 8 चैम्बर हो जाता है। प्रत्येक चैम्बर को एक प्लेट के माध्यम से अलग किया जाता है और साइड वाल में पॉलीग्रास के 10 mm मोटी चटाई जो होता है ना, पॉलीग्रास वो 10 mm मोटा होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि उसमें जो पॉलीग्रास जो चटाई जो होता है, मैट जो होता है, कितना mm मोटा होता है? तो 10 mm मोटा होता है, ठीक है। टैंक की कुल मात्रा 600 लीटर, जिससे एनारोबिक बैक्टीरिया 150 लीटर डाला जाता है। देखिए, एनारोबिक बैक्टीरिया कितना डाला जाता है? 150 लीटर डाला जाता है। और ये बैक्टीरिया पॉलीग्रास में छिपे रहते हैं तथा वहीं पर डेवलपमेंट मतलब बढ़ते हैं, करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंफ्यूज दूर हो जाना चाहिए। हम फिर से मैं बोल देता हूं, जब क्या बोलते हैं, जब बायो टॉयलेट को जब आरडीएसओ ने जब उसको लाया फर्स्ट में तो 6 चैम्बर ही था, फिर बाद में उसको 7 चैम्बर किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में एक जो क्लोरीन का जो चैम्बर है उसमें से एक अलग से लगाया गया। उसमें आप देखिएगा क्या बोलते हैं, टैंक का फिगर देखिएगा, मैं कितना आपको दिखाऊं, ठीक ना। तो उसमें क्लोरीन का चैम्बर नया वाला में जो है अलग से जो है लगाया गया है, ठीक है ना। तो उसको अगर हम जोड़ लें तो 8 चैम्बर होगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आप बोलिएगा कि सर कि अब कौन सा हम मारेंगे, 6, 7, 8, 3 को आप बता दिए, ठीक ना। तो आप चैम्बर जब पूछेगा तो आप 7 ही मारेंगे। क्लोरीन का चैम्बर अलग से उसी में रहता है लेकिन अलग से लगा रहता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में लिखे कि क्लोरीन चैम्बर सहित, तब आप 8 मारेंगे, नहीं तो आप 7 ही मारेंगे, ठीक है। आगे नीचे और एक और लिखा है कि पी ट्रैप के माध्यम से मानव वेस्ट अंदर जाता है, ठीक है। पी ट्रैप से ये अंदर जाता है। पी ट्रैप, देखिए ध्यान देने जो बात है, पी ट्रैप पर क्वेश्चन आता है कि पी ट्रैप एस ट्रैप, ठीक। पी ट्रैप एस ट्रैप, लेकिन ये पहले का इमेज है, ठीक है। पहले का या बाद का, जो मैं बात बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो पहले पी ट्रैप था, अब जो हो गया है एस ट्रैप हो गया है, ठीक ना। जब मानव जो अवशिष्ट जो
करता है ना, तो उसको जो इस तरह का होता है, यहाँ से अवशिष्ट करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर नीचे नीचे जाएगा टंकी में, यानी एस ट्रैप है, ठीक ना। पहले जो है पी ट्रैप था, ठीक। तो हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि कितना चेम्बर होता है, ठीक है ना। पहले 6 था, अब जो है 7 हो गया है, ठीक ना। अगर क्लोरीन का अगर चेम्बर मिला दे तो 8 हो जाएगा। तो हमको अब हम जो है अभी आपको एनारोबी के बारे में 8-10 क्वेश्चन बताया, फिर आपको टैंक के बारे में बताया, और आपको चेम्बर के बारे में भी मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए 3 क्वेश्चन बताया, अब इतना टाइम हो गया, समझ रहे हैं ना। तो 5 क्वेश्चन जानिए, पूरे ढंग से जानिए कि क्वेश्चन मिस ना करे मेरे भाई। चलिए 4 नंबर में, किस माध्यम से चोरी मेमो, मतलब ट्रेन में जो चोरी होता है किस मेमो कह रहा है कि मतलब उसको कंप्लेन करते हैं, ये बात दिया है। तो ये रटने वाला है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। RS 18 पर हम उसको कंप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है कि यदि मालगाड़ी के 2 एक्सल बक्स के बीच का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हम क्या कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 25 डिग्री। 25 कौन कहता है, हम 20 डिग्री पर उसको आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे। ये तो 25 डिग्री तो बहुत दूर की बात हो गया, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने जो की बात है भाई, क्या किस पर आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अंतर किया है, यानी मालगाड़ियों के 2 एक्सल बक्स, 2 एक्सल बक्स, ये ना कि 2 एक्सल बॉक्स। देखिए सारा चीज जो होता है ना आपके क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। ये 2 एक्सल की बात नहीं कह रहा है, 2 एक्सल बॉक्स की बात कर रहा है, बॉक्स, एक्सल की नहीं। एक ही एक्सल पर 2 बॉक्स जो लगता है ना उसका बात कर रहा है, एक ही एक्सल पर 2 बॉक्स के बीच के अंतर, ये बात आपसे कह रहा है, ठीक ना। कितना डिग्री हो जाएगा तो हम इसको बदल देंगे, आउट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। तो 20 डिग्री पर होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में 25 है, तो 25 तो बहुत दूर की बात है, हम 20 पर ही उसको हम आउट कर देंगे, यानी आइसोलेट कर देंगे। लेकिन इस तरह बताने से काम नहीं चलेगा, मैं इस तरह बताकर आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं पूरा जब तक धजिया नहीं उड़ाऊंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। आप कॉपी कलम रेडी करेंगे। चलिए हॉट बॉक्स कोच, यानी हम जो है इसको जो है अगर थोड़ा सा ऊपर जगह होगा तो यहीं पर हम काम चलाएंगे, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको हम बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए एक्सल बॉक्स जो होता है आपको कोचिंग और बैगन दोनों होता है, दोनों में तो हॉट होता है। अब आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि बैगन और कोचिंग का, ठीक ना। तो पहले हम कोचिंग का बताएंगे, फिर बैगन का बताएंगे। आप दोनों चीज आप लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेरा नया चैनल है, स्पेशल आपके लिए हमने बनाया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको मतलब 5 आदमी को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पहले कोचिंग स्टॉक में, ठीक है। कोचिंग स्टॉक में LHB भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोचिंग में देखिए फिर से मैं यहाँ पर एक समझाने के पहले मैं एक्सल बना देता हूं, ठीक। एक्सल, और एक्सल के ये पूछ रहा है कि दोनों बेयरिंग जो दोनों एक्सल के इन साइड मतलब लास्ट में जो लगे रहते हैं दोनों के बीच कितना अंतर हो जाएगा तो हम इसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, हम उतना लिख नहीं पाएंगे, आप मेरे आवाज को सुनकर लिखेंगे। अगर दोनों एक्सल के बीच अंतर, अगर तापमान जो है अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। आप लिखिए कि अगर दोनों बेयरिंग के बीच तापमान का अंतर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब यह 10 डिग्री से 15 डिग्री जब इसका सेंटीग्रेड जब इसका जब तापमान जब हो जाएगा तो अगले CNW अर्थात एक होता है ना उसको क्या बोलते हैं, TXR जहां पर जांच पॉइंट होता है, ठीक है ना। उसको अगले CNW यानी TXR को हम सूचित कर देंगे कि इस कोचिंग का, इस मतलब कार का, इस एक्सल का मतलब क्या बोलते हैं, दोनों बेयरिंग का तापमान जो है 10 से 15 डिग्री हो गया है, लेकिन गाड़ी को आगे बढ़ने देंगे, ठीक, समझ गए। लेकिन जब इसका जब बेयरिंग का तापमान दोनों बीच जो है बेयरिंग का तापमान का अंतर जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तब इसको हम क्या करेंगे, इसको काट करके अलग कर देंगे,
ठीक है। ऐसे भी तो 20 डिग्री हो जाए तो नियम तो ये कहता है कि जब 20 डिग्री जहां जब आपको हो गया ना, देखिए यहाँ पर कंडीशन में थोड़ा सा हम बता देते हैं और डिटेल में, ठीक है। 10 डिग्री पर तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। 10 से 15 डिग्री जो है हम अगर हो गया तो हम आगे सीएनडब्ल्यू को सूचित कर देंगे कि भाई इस गाड़ी का हो गया है 10 से 15 डिग्री। लेकिन जब 16 से 20 डिग्री जब सेंटीग्रेड हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, जहां पर ये 15 डिग्री वाला जब चेक हुआ है ना, वहां से आदमी को बुलाएंगे बैक से कि आपने कैसे चेक किया था, इतना डिग्री हो गया, आपने सूचित नहीं किया। फिर उसको बुला करके दिखवाएंगे, नियम एक आता है, ठीक ना। अब उसके बाद वाला में जब पोजीशन ये आता है कि जहां पर 20 डिग्री जब हो जाएगा, तब हम उसको काट करके अलग कर देंगे। समझ रहे हैं ना, ये कोचिंग स्टॉक के लिए होता है। लेकिन ये हमने ऊपर अभी जो हम आपको उस समय से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि एक ही एक्सल पर दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर, ये अंतर हम बता रहे थे कि इतना अंतर होगा तो आप बदल दीजिएगा या जो भाई कार्रवाई कीजिएगा, जो अभी हमने बताया। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली रूप से कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड अगर बेयरिंग का तापमान हो जाए, तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे। डायरेक्ट अंतर आपके क्वेश्चन में अंतर नहीं रहेगा, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि बेयरिंग का तापमान अधिकतम कितना रहेगा, तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे, अर्थात उसको काट करके बोगी को अलग कर देंगे। तो वो है 80 डिग्री। 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रहता है तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे। उस वक्त क्या हमने बता रहा था, दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर। 10 डिग्री पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, 10 से 15 डिग्री पर मतलब आगे हम सूचित कर देंगे, 16 से 20 डिग्री पर हम बुलाकर चेक करेंगे, अब 20 डिग्री पर आएगा तो उसको काट करके अलग कर देंगे, ठीक। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि अधिकतम तापमान कोई भी बेयरिंग का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक। लेकिन अब ये तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसी क्वेश्चन को मेरे भाई जानते हैं इतना ना घुमा करके पूछता है ताकि आपको कंफ्यूज कर देगा। घुमाता कैसे है, जिस तरह घुमाता है ना उस तरह हम आपको घुमा देंगे ताकि आप भी वहां पर घूम करके पहुंच जाएंगे। कैसे कैसे घुमाता है क्वेश्चन जानते हैं क्या करता है, कि लिखता है कि बेयरिंग का तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से, लिखता है कि बेयरिंग के तापमान वायुमंडल के तापमान से, वायुमंडल आप लिख लीजिएगा, बेयरिंग के तापमान से नहीं, बेयरिंग का तापमान वायुमंडल के तापमान से कितना डिग्री अधिक हो जाए तो हम आइसोलेट कर देंगे। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, बेयरिंग का तापमान वायुमंडल के तापमान से कितना डिग्री अधिक हो जाए तो हम उसको बदल देंगे। तो वहां पर आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। कैसे, क्योंकि वायुमंडल का तापमान तो आप जानते हैं, इसे आपको 36 डिग्री जो है, 36 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30, 25 यही सब होता है। लेकिन हम जो टेक्निकल में जो बेयरिंग में जो पढ़िएगा तो औसत तापमान 30 माना गया है, ठीक है ना, 30 मान करके चला गया है बुक में, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम 30 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80, अर्थात 80 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाएगा तो उसको हम आइसोलेट कर देंगे। अर्थात आपके क्वेश्चन को कैसा क्वेश्चन करता है घुमा करके कि बेयरिंग का तापमान वायुमंडल के तापमान से कितना डिग्री अधिक हो जाएगा तो हम बदल देंगे, तो वहां पर आंसर आपका 50 होगा। 80 मारेंगे गलत हो जाएगा जब आपके क्वेश्चन में वायुमंडल रहेगा। तो समझ रहे हैं ना, दोनों बात हमने बता दिया। अब आप इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसको मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कितना से कितना डिग्री तापमान को संतोषजनक तापमान माना जाता है। क्वेश्चन, कितना से कितना डिग्री तापमान को संतोषजनक तापमान माना जाता है, तो 70 डिग्री से 80 डिग्री के बीच जब बेयरिंग का तापमान रहे तो इसको संतोषजनक तापमान माना जाता है। समझ गए ना। अब जो है ये जो है हम उस वक्त से क्या बता रहे हैं, कोचिंग स्टॉक का तापमान के बारे में बता रहे हैं। आप लिख लिए, सुन लिए, नहीं सुने हैं बैक करके समझिए। अब हम चलते हैं बैगन में, बैगन में, ठीक ना। उस वक्त से क्या बता रहा था, कोचिंग स्टॉक का, ठीक। अब बैगन में चलते हैं, अब फिर बैगन में चलेंगे, एक ही एक्सल पर दोनों बेयरिंग का तापमान में अंतर, ठीक है ना। अब बैगन के बारे में चलेंगे, कोचिंग के बारे में बैक करके लिखिए। तो चलिए, इसमें भी 3 कंडीशन होता है, ठीक ना। एक नंबर में इसमें क्या होता है कि 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बीच होता है तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक और लिख देते हैं, 60 से अगर पहले कम है तो कोई हम एक्शन नहीं लेंगे,
अगर दोनों बेयरिंग का तापमान जो है 60 से अगर कम है तो कोई एक्शन हम नहीं लेंगे। लेकिन 60 से 65 डिग्री के बीच अगर तापमान रहता है 60 से 65, तो अगले CNW जो आएगा ना, वहां अच्छी तरह जांच किया जाएगा। जब अगले CNW NTXR नहीं होता है, TXR, ठीक, TXR जो होता है ना, वहां पर जांच किया जाएगा। लिख लिए। दूसरे नंबर में जब यह 65 डिग्री से 90 डिग्री, जब 65 से 90 डिग्री के बीच जब इसका जब तापमान हो जाएगा, मैं बैगन की बात कर रहा हूं मेरे भाई, ऊपर कोचिंग का बात किया है। जब 90 से 65 डिग्री के बीच जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उस वक्त हम क्या करेंगे कि जो TXR जो होता है ना, TXR का जो फुल फॉर्म होता है ना, होता है थिरु, उसका बड़ी फुल फॉर्म थोड़ा कठिन, बोलने में भी कठिन होता है। तिरुलारू रेलवे स्टेशन उसका फुल फॉर्म है, समझे ना? मतलब वो पॉइंट होता है चेक करने का, ठीक ना? तो ये पॉइंट जब देखिए, जब आपका बेयरिंग का तापमान बीच में जो अंतर जो है ना, दोनों बेयरिंग के तापमान 65 से जब 90 डिग्री के बीच जब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो TXR जो आएगा वहां पर चेक किया जाएगा, और साथ साथ सेक्शन कंट्रोलर को सूचित किया जाएगा कि इस रूट में जितने भी स्टेशन मास्टर है उससे सूचित करें, और मतलब सूचित करें कि इस गाड़ी का, मतलब जो भी कंट्रोलर है, स्टेशन मास्टर है, वो सबको सूचित करेंगे कि इस गाड़ी का मतलब बेयरिंग का तापमान 65 से 90 डिग्री हो गया है, अगले TXR पर इसका 100% जांच होना चाहिए। लेकिन जब बेयरिंग का तापमान 90 डिग्री से जब अधिक हो जाए तो उसको हम काट करके आइसोलेट कर देंगे, मतलब अलग कर देंगे। समझ गए ना? तो आपको हमने कोचिंग का बता दिया, ऊपर अभी जस्ट बाय करके देखें। बैगन में भी 3 कंडीशन, 60 पर कोई एक्शन नहीं, ठीक है, 60 पर कोई एक्शन नहीं। 60 से 65 में जो है अच्छी तरह से जांच करेंगे, 65 से 90 डिग्री के बीच में TXR को मतलब जांच भी करेंगे और सभी कंट्रोलर को सूचित भी कर देंगे, और 90 पर इसको काट करके अलग कर देंगे। तो 90 डिग्री पर इसको काट करके, किसके लिए? बैगन के लिए, ठीक। चलिए, तो हमको जहां तक विश्वास है कि आप पूरा तरह समझ गए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा हमने बोल दिया। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर में 25 डिग्री है, तो 100% इसको हम काट करके अलग कर देंगे, जो आपके B नंबर ऑप्शन में है कि बैगन को अलग करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक ना? कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो B नंबर में आप देख लीजिए डायरेक्ट, ही तो सब आप जान रहे हैं कि BVZI में जो है पहिया जो है कौन सा, मतलब पहिया वाली, कथी क्या लिखा है, 4 पहिया वाली टाली होता है ना BVZI में, तो ये गलत है, ठीक ना? 4 पहिया टाली वाली नहीं होता है, ठीक है ना? 8 पहिया वाली होता है, ठीक ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए सही है कि BVZI में ICF का ट्रॉली लगा रहता है, ठीक है। तो ICF का ट्रॉली में यहाँ जो है मतलब 4 गो हो गया, एगो ट्रॉली यहाँ लगाइएगा तो 4 गो यहाँ हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा ना, ठीक है। इसको आप सर्च करके आप भी देख सकते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। BVZI BVZC, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को हम बताएंगे ना जो आपके कंफ्यूज ढेर करता है, ठीक ना? यहाँ भी थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आ गया कि RCF कोच की कुल चौड़ाई कितना होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला बहुत सारा हमने वीडियो बनाया है, ठीक है ना? तो 32-45 होता है लंबाई, जैसे कि इस पर बताएं तो बहुत ज्यादा है, ठीक ना? तो कितना आप मतलब कि क्या बोलते हैं, लिखिएगा। हमने कई बार इसको हमने बता दिया है कि लंबाई कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है, ठीक ना? तो जैसे कि हम ICF LHB की अगर बात करें तो लंबाई जो है, अब बहुत लिखेंगे तो लिख देंगे बहुत। अगर CBC टू CBC करेंगे LHB का, आप आवाज सुनिए केवल, CBC टू CBC LHB का कितना लंबाई हो जाएगा? 24,000, जबकि ICF का 22,297, ठीक ना? चौड़ाई अगर करते हैं तो LHB का 23,540 हो जाता है, जबकि ICF का 21,337 हो जाता है, ठीक ना? तो ये सब चीज जो है ना, बॉडी की लंबाई, ये सब चीज आपको कई बार हमने बताया है, ठीक ना? चलिए, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि देखिए 7 गो क्वेश्चन हमने बताया है, ठीक ना? ये लंबाई चौड़ाई वाला जो है हम PDF भी है दिए हैं, VVI डायमेंशन 2 गो PDF हमने भेजा है, बैगन के लिए अलग और LHB मतलब कोचिंग के लिए अलग। बैगन VVI बैगन डायमेंशन बैगन वाला का नाम है, कोचिंग वाले के लिए VVI
LHB डायमेंशन, इस तरह का उस पीडीएफ का नाम है, ठीक है ना। आप खोज लीजिए, क्योंकि मैं 200 पीडीएफ भेजता हूँ, समुंदर है, उसमें खोज लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एंकर लिंक की लंबाई, देखिए एंकर लिंक की लंबाई 451 mm होता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंकर लिंक जो है किसको जोड़ता है, ठीक ना, किसको जोड़ता है। तो ये जो है बोगी और बोली लिखता है कि बोलिस्टर एंड बोगी ट्रॉसम लिखता है क्वेश्चन आंसर में, बोलिस्टर एंड बोगी ट्रॉसम को जोड़ता है। ठेठ भाषा में जानिए कि बोलिस्टर और बोगी को जोड़ता है, यही इसका काम है, समझ गए ना। इसका क्या है, इसका लंबाई, लंबाई जो है 451 mm होता है, ठीक है। अब 451 वाला, अब ग्रीस वाला में नहीं चल जाएगा, जस्ट इसके पीछे वाला जो हमने वीडियो डाला है ना, वो ग्रीस के बारे में हमने पूरी तरह से डिटेल में हमने बताया है कि 455 ग्राम, 451 ग्राम में आप जो है मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसनो बोगी के निरीक्षण और रख रखाव के लिए निर्देश प्राप्त करने हेतु आरडीएसओ की किस तकनीक पुस्तिका संदर्भ, मतलब किस तकनीक का मतलब G95, इसका मतलब आंसर होगा। देखिए हमने पीडीएफ भी दिया है, बहुत अच्छे ढंग से हमने वीडियो भी बनाया है, ठीक, अच्छे ढंग से हमने तैयार किया। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर ये पीडीएफ आपके पास गया है, देखिएगा आरडीएसओ, आईएसओ, आईआरसीए, प्लान हेड और स्टोर का भी क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है ना। बहुत अच्छे ढंग से इस पीडीएफ को हमने तैयार किया है और सबको यह पीडीएफ भेजा भी गया है। अब ये ना कि वीडियो देखे और बोल दिए कि सर थोड़ा इस पीडीएफ को भेज दीजिए, जिसको भी पीडीएफ मिला है सबको गया है। तो इसमें देखिए, इसमें आरडीएसओ का जितना जो पंफलेट नंबर है ना, पहले तो आरडीएसओ क्या है मैंने पूरा डिटेल में बताया है, भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ के बारे में बताया है। आईआरसीए, देखिए जो आईआरसीए का जो पार्ट 3 पार्ट 4 जो है क्वेश्चन आता है, किसमें प्रयोग होता है, तो जैसे आपने लिखा जो बैगन का क्वेश्चन है, तो बैगन के क्वेश्चन में जी करके आता है कि जी 97, G95 इस तरह करके, लेकिन कोचिंग का जो आता है सी करके आता है, ठीक है ना, सी करके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हील एक्सल मैनुअल रख रखाव प्रक्रिया आरडीएसओ तकनीक पंफलेट का क्या उपयोग है, तो C7907, क्योंकि कोचिंग है तो सी है, और वही है उसमें क्या बोलते हैं बैगन वाला, तो मैं जी कर दिया था, G95, समझ रहे हैं ना। तो कोचिंग वाला में सी करके दिया है और बैगन वाला में जी करके दिया है। तो कोचिंग और बैगन सबका मैंने, देखिए यहाँ पर कोचिंग का मैंने सी करके बहुत अच्छे ढंग से टू द पॉइंट उसी को हमने रखा है, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो है बैगन वाला जो रखे हैं, देखिए यहाँ पर जी वाला है, देखिए यहाँ पर, यहाँ G95 अभी 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। उसके बाद में फ्रेट स्टॉक के लिए एयर ब्रेक सिस्टम का मैनुअल G97, ठीक ना। तो जितना जी वाला है ना, G72, G73, G76, G71, समझ गए ना, ये जितना जी वाला है ना गुड्स वाला मैंने इकट्ठा कर दिया है एकदम चुन चुन करके, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब कैरिज जो है के बारे में जो है कोचिंग स्टॉक से जो क्वेश्चन किया जाता है इस टाइप पर आरडीएसओ आईएसओ के द्वारा, वो हमने दिया है इस पीडीएफ में। फिर आईएसओ के द्वारा आईएसओ क्या है बहुत अच्छे ढंग से हमने सजाया है, बहुत मेहनत करने के बाद में, इतना मेहनत करने के बाद में जानते हैं लोग कहता है कि सर भेजना दीजिए पीडीएफ हुआ, इस तरह करके, ठीक है। आईएसओ, आईएसओ जो है 14,001 किससे संबंधित है, 50,001 किससे संबंधित है ना, 27,001 किससे संबंधित है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है आईएसओ से। प्लान हेड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लान हेड 12, प्लान हेड 13, 14, 16, ठीक है ना, 22, 32, प्लान हेड 35, 36, ठीक है ना, प्लान हेड 41 सबसे अधिक पूछा जाता है मशीनरी एंड प्लांट से, ठीक ना, 42 पूछा जाता है। तो प्लान हेड वाले को पूरा हमने इकट्ठा किया है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है जो इसमें जो इकट्ठा हमने किया है, ठीक ना, मतलब कि कोचिंग स्टॉक से जो ज्यादा है। फिर उसके बाद में नीचे जो है क्या है, पीडीएफ को शेयर कहीं नहीं करेंगे, मतलब कि स्टोर से हमने लिया है। तो इस टाइप से यही क्वेश्चन आरडीएस वाला आप पढ़ेंगे, ठीक ना, आपको जो है उसमें मिल जाएगा, ठीक ना। तो G95, G97 वाला, ठीक, तो हमने वहां पर इसलिए दिखाया कि आप कंफर्म हो जाएंगे, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में हम चलते हैं। लिखा है कि वंदे भारत रेलगाड़ी की डिब्बों की लंबाई, ठीक है। अभी हमने जस्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी डिब्बा की लंबाई, व्हील बेस सब हमने बताया है, अभी ऊपर जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे इसलिए कि फर्स्ट में हमने बताया है, आप वहां जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ जो जो आपको जो 24 जो दिया है ना, फिर बता ही देते हैं, तो सीबीसी टू सीबीसी दिया हुआ है, यहाँ वहाँ पर बताए हैं 23 100 जो है पूरा डिटेल बताए हैं। ऊपर जाकर आप देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हॉट एक्सल की स्थिति में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होता है? देखिए हॉट एक्सल अभी जस्ट ऊपर बताए, हॉट एक्सल जब होता है ना, जब बेयरिंग जब गर्म होता है, अभी पूरा डिटेल में बताए कितना पर आइसोलेट कर देंगे, क्या कर देंगे, लेकिन वहां पर ये हमसे छूट गया है कि हॉट एक्सल होगा तो उसका स्पीड क्या होगा। अरे हॉट एक्सल जब हो जाएगा ना, तो उस वक्त अधिकतम जो है मतलब कि 10 से 20 किलोमीटर पर घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 किलोमीटर से कम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे भी हॉट एक्सल है 10, मतलब अभी ऊपर हमने बताया कोचिंग में जो 10 डिग्री से नीचे रहे तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, और 10 डिग्री से जहां बढ़ता है ना दोनों तापमान में अंतर, या हॉट एक्सल अगर पूछे 80 डिग्री से 80 डिग्री के आसपास है, तो उसको 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ही आगे बढ़ाएंगे, और उसको अगले जो है जो भी पॉइंट मिलेगा स्टेशन या टीएक्सआर जो भी मिलेगा चेक करके उसको आइसोलेट कर देंगे। इसीलिए इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ते हैं। एलएचबी कोच के ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक, वाह वाह, पिस्टन स्ट्रोक देखिए यहाँ पर 8 से 10 डिग्री दिया है, लेकिन कमेंट आप फट कर दीजिएगा कि नहीं सर 21 एमएम होता है, ठीक ना, क्योंकि ये अधिकतम दिया है, ये सब मैनुअल आपको थ्योरी में आपको मिलेगा, लेकिन ये जो पिस्टन स्ट्रोक जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 8 से 10 डिग्री, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादा ऑप्शन 10 डिग्री ही रहता है, 10 डिग्री का रहा है, 10 एमएम, ठीक ना, 10 एमएम रहता है, ठीक ना। तो 21 एमएम जो है ना, ये अधिकतम होता है। उसी प्रकार आईसीएफ का जो है, आईसीएफ का 32 एमएम होता है, लेकिन आप सर कह देंगे नहीं सर 90 एमएम होता है, कमेंट करने में जरा सा भी थक बकाएंगे नहीं। जानते हैं गलत कौन कमेंट करता है, ये कहावत है ना, अदगर अदगर गगरी, अदगर जल गगरी छलकत जाए, ऐसे ही टाइप के कुछ है, जो गगरा में या कोई भी पात्र में अगर कम जल है ना तो छलकेगा, लेकिन अगर पूरा भरा हुआ है ना तो नहीं छलकेगा, समझे कि नहीं समझे। तो जो भी कमेंट कीजिए, हमें नहीं कर रहे कमेंट नहीं कीजिए, कमेंट कीजिए, इसी के लिए हम बैठे हैं, लेकिन पूरा कंफर्म हो करके तब उसका प्रूफ के साथ में हमको कमेंट कीजिए, तो मजा आएगा ना। तो 32 डिग्री क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, औसत यही माना गया है, लेकिन ये 90 डिग्री क्या है, थ्योरिकल है, समझे कि नहीं समझे, तो इसको भी जानिए, दोनों जानिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है कि यदि माइक्रो प्रोसेसर पर 73 कोड दिखाता है, ये देखिए 72 73 99 95, इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। जब आपको 99 जब दिखाता है ना कोड, तो समझिए कि मेरा गाड़ी बिल्कुल फिट फाट से चल रहा है, कोई भी एक्सल पर फॉल्ट नहीं है, 100% सही चल रहा है 99, ठीक है, 99 रहे तो पूरा 100%। और जब 72 कोड दिखाता है तो किसी एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, किसी एक एक्सल पर फॉल्ट है, समझे कि नहीं समझे, एक एक्सल पर फॉल्ट है। और जब आपका जब 73 कोड दिखाता है ना, तो कई एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान दीजिएगा, 99 पर क्या होगा, पूरा पूरी चल रहा है, 72 पर क्या होगा, किसी एक एक्सल पर फॉल्ट है, 73 होगा तब क्या होगा, मतलब कई एक धुरा पर फॉल्ट हो जाएगा, ठीक ना। और एक होता है आपको 95, एक होता है 95 कोड, ठीक ना। जब 95 कोड माइक्रो प्रोसेसर में जब वहां दिखाता है ना मदरबोर्ड में ड्राइवर के पास, तो इसका देखिए, इसका आंसर दो तरह के आता है, अस्थाई, और इसमें क्या लिखा जाए, एक ऑप्शन आता है तो 100% जो ज्यादा ऑप्शन सही रहता है वो लिखता है अस्थाई, ठीक ना। अस्थाई का मतलब ये होता है, यही समझिए, दिमाग पर जो आता है आपको बताता हूँ कितना दिमाग हम दौड़ाएं, ठीक है ना, आप भी कोनो बुद्धू नहीं है। तो 95 जो इसका आंसर में आता है कि अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है कि यह एक ऐसा फॉल्ट है जो फॉल्ट होता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, उसको कोड 95 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। जो परमानेंट नहीं होता है, अस्थाई होता है, फॉल्ट होता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, उसको 95 के श्रेणी में रखा गया है। तो 99 कोड होगा तो क्या होगा, ठीक ठाक चल रहा है, 72 होगा तो एक एक्सल पर, 73 होगा तो कई एक्सल पर, 95 होगा तो आंसर होगा अस्थाई, ठीक। आगे आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक ना। इतना भी तो आपको जितना हमने बताया ना, शायद कोई वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, हमको जहां तक विश्वास है, अगर नहीं मिलता होगा तो आप कमेंट में भी कीजिए, लिखिए कि हाँ सर इस तरह का वीडियो हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है। देखिए डम बॉल का उद्देश्य क्या है, तो डम बॉल जानबे करते हैं कि सभी धुरों का समान जो है गति बनाया रहता है, अब पहिया को स्कीडिंग से बचाता है,
ठीक ना, मतलब फिसलने से बचाता है, घिसने से बचाता है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक ही धुरा पर चलने वाली 4 पहिया ट्रॉली के व्यास में अनुमेय भिन्नता। देखिए इसमें भी एक ही धुरी पर, तो चलिए इसमें तब अब देखिए क्वेश्चन इसमें इस तरह आ जाता है ना, तो इसमें एक क्वेश्चन फंस जाता है कि यह बैगन का है कि कोचिंग का है, ठीक है ना, कोचिंग का है। तो क्या बोलते हैं, ये क्या कह रहा है, एक ही धुरा। तो देखिए यहाँ पर कोचिंग और बैगन की बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि धुरा जो होता है ना, एक ही मतलब कि एक्सल पर, तो वो दोनों में एक ही होता है 0.5 mm, ठीक ना। एक ही एक्सल पर, एक ही एक्सल पर अगर दोनों मतलब जो चक्का जो है ना व्हील, वो दाया के बीच अंतर 0.5 mm होता है, चाहे वो बैगन हो या कोचिंग स्टॉक हो। समझे कि नहीं समझे। पहले हम अगर कोचिंग की अगर हम बता दें, कोचिंग स्टॉक का, तो एक ही एक्सल पर दोनों में हो जाएगा, तो क्या होगा 0.5 mm। लेकिन एक जब बोगी की बात जब आएगा, तो बोगी में तो 2 एक्सल हो जाएगा ना, तो 2 एक्सल की बात यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके दाया में अंतर और इसके दाया में अंतर जो है आपको 5 mm होना चाहिए, किसके लिए, कोचिंग में। मतलब 2 एक्सल एक ही बोगी में, दोनों एक्सल के एक्सल पर जो चक्का जो लगा है, क्वेश्चन क्या है, एक ही बोगी में। ध्यान दीजिएगा, मेन सारा क्वेश्चन, सारा जो तत्व जो होता है ना, वो क्वेश्चन में ही फंसा रहता है। एक ही बोगी की अगर बात करता है कि एक ही बोगी में दोनों एक्सल के तापमान कह रहे हैं, दाया में अंतर अगर पूछता है तो 5 mm। अगर कोचिंग में, अब एगो बोगी हम इसको बना दिए, ठीक ना। अगर कोचिंग की बात करें तो इस टाइप का एक और बोगी बन जाएगा ना, तो इसमें भी जो है 2 और भी एक्सल हो जाएगा। तो अगर कोचिंग की अगर बात करें तो आप कितना मारेंगे, 13 mm कोचिंग के। अगर एक मतलब दोनों बोगी, अगर दोनों बोगी के बीच आ जाए कि दोनों बोगी के बीच दया में मतलब एक्सल एक्सल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, व्हील, व्हील के दया में अंतर, तो 13 mm मारिएगा। एक बोगी में पूछे तो 5 mm मारिएगा। एक ही एक्सल पर पूछे ना तो 0.5 mm मारिएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें एक कमेंट आ जाएगा, हम जानते हैं, आ जाएगा कि नहीं सर 10 mm होता है। जो हमने 13 बताया ना 10 mm, तो वो सब प्रेडिकली 13 mm से कम ही रखा जाता है, शॉप में 10 से ज्यादा नहीं भेजा जाता है। लेकिन थ्योरिकली जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उससे आपको मतलब है ना, प्रेडिकली 10 mm से ज्यादा नहीं भेजा जाता है, ठीक ना। लेकिन 13 mm अधिकतम जो होता है वही आपके, और ये जो 5 mm है ना, अधिकतम 4 mm से ज्यादा अंतर नहीं भेजा जाता है प्रेडिकली। लेकिन आप याद रखिए जो आपके क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो एक ही एक्सल पर 5 mm, 0.5 mm, एक बोगी में तो 5 mm, कोच में अगर पूछे तो 13 mm, ठीक। अब जो है यही चीज बैगन में अब आ जाइए, ठीक ना। बैगन में भी अगर एक ही एक्सल पर अगर पूछता है तो 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm। अगर एक बोगी में अगर पूछता है कि दोनों दाया में अंतर कितना हो जाएगा, तो कोचिंग में कितना था, 5 mm, ठीक ना। लेकिन बैगन में हो जाता है 13 mm। बैगन में कितना हो जाता है, 13 mm। अब बाकी बैगन के एक ही बोगी में, ये ना कि टोटल बैगन में, बैगन के एक ही बोगी में दोनों एक्सल के चक्का के दाया के जो अंतर होता है तो वो 13 mm हो जाएगा। एक एक्सल पर पूछेगा तो 0.5 mm हो जाएगा। अगर एक और बैगन, अगर एक और हम बोगी बना दे पूरा क्या बोलते हैं, बैगन अगर हम बैठा दे इस पर, तो अगर बैगन में पूछे तो 25 mm, 25 mm की जगह पर कोचिंग में क्या था, 13 mm, इसमें है 25 mm। इसमें जो 13 mm है तो कोचिंग में क्या था, 5 mm। यही सब तो अंतर समझना है मेरे भाई मेरे दोस्त। तो आपको हम मात्र क्वेश्चन नंबर 15 तक ही बताया और इतना समय लग गया, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर आप तो मात्र 15 को क्वेश्चन का डिस्कस किए, लेकिन हमको तो लगता है कि एक क्वेश्चन पर अगर कम से कम अगर 5 को भी क्वेश्चन का आंसर अगर क्लियर किए होंगे तो 15 75 को क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। ज्यादा क्वेश्चन नंबर पढ़े, इसको तो अगर पढ़ना रहेगा ना तो 5 मिनट का, 15 मिनट में टोटल हम 1 से 100 तक पढ़ के आंसर बता देंगे, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, है ना। तो पूरा डिटेल जानिए ना मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और 5 आदमी को शेयर कर दीजिए। और एलडीसी रेलवे टेक का मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक। मैं इस चैनल को नया खोला है, यह चैनल उसी के पास रहेगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग 100% इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। फिर से मैं अपना यहाँ पर मैं नंबर दे दूं कि मेरा नंबर है 96 93 57 14
26 इस पर आप मैसेज करके LDC, JEE, WM, AME, ADME, CLI, ठीक है, हेल्पर टू टेक्नीशियन, ये सभी के लिए आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट हमको बहुत उत्साहित करता है, इसलिए कमेंट अच्छा कीजिए जो आपको देखने वीडियो में देखने को मिला है, ठीक है। और जो मुझसे जुड़े हैं, जो टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, उनको मैं विशेष कहूंगा कि देख रहे हैं ना, बहुत सारा एग्जाम जो है कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। एग्जाम दे करके बहुत लोग है कि एग्जाम देकर निकले, बाद में टेस्ट देना छोड़ दिए। हर संडे के संडे जो टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट में शामिल होना छोड़ दिए। बाद में आता है कि नहीं सर परीक्षा कैंसिल, अगले फिर इसका एग्जाम होगा, तब कहता है अरे बाप रे बाप, अब तो फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमको मैसेज करता है कि नहीं सर एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक टेस्ट नहीं छोड़े, टेस्ट देते रहें रेगुलर, और गाइडलाइन यहाँ से प्राप्त करते रहें और एकदम लगे रहें, ठीक ना। क्योंकि कोई भी चीज में अगर आप रेगुलर रहते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, समझे कि नहीं समझे। आज जो व्यक्ति मेहनत से, अपने समस्याओं से डर कर भाग जाता है ना, वो समझिए कि वो अपने समस्याओं को और इनवाइट कर रहा है, समझे कि नहीं। समस्या को इनवाइट करे, नहीं समझे कि समस्या को छोड़ के भाग गए तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो और समस्या को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो समस्या को पूरा रगड़ करके बाहर जो निकलता है ना, वो एकदम हीरा बनकर निकलता है, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि आप जानते हैं कि मूर्ति पर लाखों चोट जो पत्थर खाता है ना, उस वही मूर्ति बनता है, समझ जाइए। चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। इसलिए खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरे इरादा क्या है। भगवान आपसे खुद पूछेंगे, इतना ना बुलंद कर लीजिए कि तुमको क्या बनना है, JEE बनना है कि WM बनना है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, इतना मत कमजोर कर लीजिए कि भगवान पूछे कि तुम JEE के लायक नहीं, तू टेक्नीशियन ही रह, MCM ही रह, समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में 100% आप लिखिएगा। आप 5 आदमी को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत।